देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रोज मैं छिलवाड़ा जा रहा था। बस टाइम पर मिल गई थी और बस में सीट भी। सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए मैं अपनी सीट पर आराम से बसर गया। धीरे धीरे बस भरती चली गई और एक वक्त के बाद बस इतनी भर गई कि बस में ज़रा सी भी जगह नहीं बची थी। पर बस का कंडक्टर अभी भी यात्री चढ़ाए जा रहा था। वो तो गनीमत थी कि मैं विंडो सीट पर था, जिस वजह से बाहर की ताज़ी हवा मिल पा रही थी, वरना बस के अंदर तो घुटन सी होने लगी थी। खैर, एक वक्त के बाद भीड़ कम होनी भी शुरू हो गई और शाम के 7 बजते बजते बस खाली भी हो गई। अब बस में मेरे को लगाकर 10 से 12 ही यात्री थे और छिलवाड़ा पहुंचने में अभी भी 2 घंटे का वक्त था। वैसे तो मैं भी बस में बैठे बैठे अब उब गया था, पर मंजिल अभी भी दूर थी। खैर, किसी तरह अगले 2 घंटे भी मेरे बीती गए और करीबन 9 बजे बस छिलवाड़ा पहुंच गई। मैं बस से उतरने ही वाला था कि बस के अंदर कंडक्टर ने मुझे टोकते हुए कहा, भाई साहब, आप मेरी मानो तो यहाँ ना उतरें, आप वहाँ उतर जाइएगा। कंडक्टर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे मेरा दोस्त आने वाला है, आप चिंता मत करो। और ये बोलकर मैं उस बस स्टॉप पर उतर गया। वैसे तो मेरा कोई दोस्त मुझे लेने नहीं आने वाला था, पर मैंने उस कंडक्टर से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया, क्योंकि मुझे वो कंडक्टर को सही नहीं लगा। पूरे रास्ते में पैसेंजरों से झगड़ते ही आ रहा था, वो भी छोटी मोटी बातों पर। खैर, बस से उतरने के बाद बस तो चली गई, पर बाद में मैंने नोटिस किया कि बस स्टॉप पर मेरे अलावा कोई और है ही नहीं। हालांकि अभी 9 ही बजे थे, पर वहाँ पसरी खामोशी से मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा छिलवाड़ा गहरी नींद में सो गया हो। अब रात का अंधेरा और मेरे अकेलेपन के चलते मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है। मन में उल्टे सुलटे ख्यालों ने मुझे दिमागी रूप से कमज़ोर बना दिया था। अब मुझे यहाँ से डाकघर जाना था, जो कि यहाँ से लमसम 1 किलोमीटर दूर था। वैसे तो मैं पैदल ही चला जाता, पर रात होने के कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा था। पर आसपास मुझे कोई सवारी नहीं दिख रही थी। मैं अब ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं वहीं किसी सवारी के आने का वेट करूं या फिर मैं पैदल ही निकल जाऊं। और इसी सोच विचार में मेरे 10 से 12 मिनट और बीत गए। कोई सवारी तो नज़र नहीं आई, पर मुझे एक आदमी नज़र आया जो बस स्टॉप से कुछ दूर खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। पहले तो वो आदमी मुझे एक आम आदमी ही लग रहा था, पर जब उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया तो मुझे लगा कि हालात बिगड़ने वाले हैं। मैं फौरन ही बस स्टॉप से चल पड़ा और मेरे चलते ही वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। जैसा कि मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई चोर चक्का है। मैं और तेज तेज चलने लगा और तकरीबन 3 मिनट तो वो मेरा पीछा ही करता रहा और फिर अचानक से वो गायब हो गया। उस चोर के अचानक ही गायब हो जाने के बाद मुझे लगा कि मुसीबत टल गई है, पर अगले ही पल 3 से 4 अज्ञात लोगों ने एकदम से मुझे घेर लिया। और इससे पहले मैं कुछ करता कि उन्होंने मेरे सिर पर इतनी जोर से मारा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरे हाथ पर बंधे हुए हैं। आसपास कटीली झाड़ियाँ और बहुत सारे जंगली पेड़ थे। शायद मैं किसी जंगल में बंधा पड़ा था। मेरा सारा का सारा सामान अब गायब था। वो बदमाश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं अभी भी यही सोच रहा था कि सामान गया तो गया, पर जान तो बच गई कि तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी और आवाज़ के सुनते ही मैं एकदम से खामोश हो गया। पर जब वो लोग मेरे सामने आए तो उन लोगों को देखकर मालूम चला कि अभी मुसीबत से छुटकारा नहीं मिला है। दरअसल वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही चोर बदमाश थे जिन्होंने मुझे बांध कर रखा था। मुझे होश में देखकर उन चारों में से एक, जो नाटा सा था, उसने मेरे चेहरे पर जोरदार लात मारते हुए कहा, देख, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो यहीं मार के फेंक देंगे। इस पर मैं डरते डरते बोला, क्या चाहते हो आप? और मेरे इतना बोलते ही उस नाटे आदमी ने मेरे सिर के बालों से पकड़कर मुझे उठाया और खींचते हुए थोड़ी दूर ले गया और सामने की तरफ दिखाते हुए बोला, वो औरत दिखाई दे रही है जो वहाँ उस कब्र के चारों तरफ घूमे जा रही है? मैंने जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, दिखाई दे रही है। फिर वो नाटा आदमी बोला, तुझे उस कब्र पर रखा हो वो काला पत्थर लाकर हमें देना है, वो भी चोरी से। अगर उस औरत को जरा सी भी तेरी भनक लग गई तो वो तुझे वहीं फाड़ कर खा जाएगी। इस पर मैं बोला, पर वो तो वहीं घूमे जा रही है, फिर मैं कैसे उस पत्थर को ले पाऊंगा? इस पर वो नाटा आदमी बोला, वो औरत अंधी है और बहरी है,
पर वो इंसान की महक सूंघ लेती है। अभी उस नाटे आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे ऊपर बदबूदार कीचड़ उड़ेल दिया। कीचड़ के उड़ेलने के बाद उन लोगों ने मेरे हाथ पैर खोलते हुए कहा, जाओ अब वो काला पत्थर लेकर आओ, और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान से जाओगे। और इतना बोलकर वो लोग वहाँ से पीछे हट गए और वहीं मैं धीमे धीमे उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उस औरत की तरफ बढ़ते हुए मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये औरत है कौन, और वो चारों खुद ही वो काला पत्थर क्यों नहीं ले लेते। अभी मेरे मन में ये सब चल ही रहा था कि तभी वो औरत जो लगातार उस कब्र के चारों तरफ घूमे जा रही थी, वो एकदम से रुक गई। उसके रुकते ही मैं भी एकदम से रुक गया और उस औरत को एकटक देखने लगा। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसके आसपास है। फिर कुछ देर खड़े रहने के बाद उस औरत ने फिर से उस कब्र के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया और उसके कुछ देर बाद मैंने भी अपने कदम उस कब्र की तरफ बढ़ाए। धीरे धीरे अब मैं उस कब्र के बेहद करीब पहुंच गया था, पर अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बचे हुए कुछ कदम पूरा करूं। मन तो कर रहा था कि वहां से भाग जाऊं, पर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो चारों दूर से मुझे आगे बढ़ने को कहे जा रहे थे। बदमाशों को देखकर मुझे अपने आप को ये समझाना पड़ा कि इस औरत से तो शायद किसी तरह बच जाऊंगा, पर उन चारों से बचना मेरा नामुमकिन था। लिहाजा मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब कुछ कदम आगे बढ़ते ही मैं उस कब्र के बेहद करीब पहुंच चुका था और अब मुझे उस कब्र पर रखा वो काला पत्थर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब बस किसी तरह उस औरत से पार पाना था, और जैसी वो औरत घूमते हुए उस कब्र के पीछे गई तो मैं झट से उस कब्र के पास गया और उस पत्थर को जैसे उठाया कि वैसे ही वहां की जमीन नीचे धंसने लगी। हड़बड़ी में मैं उस कब्र पर गिर पड़ा और मैं अभी उठकर वहां से भागता कि तभी वो औरत ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो लगातार चौकन्ना हो रही थी। वो बार बार हवा में घुली गंध को सूंघे जा रहे थे, पर उसे मेरी गंध का पता ही नहीं चल पा रहा था। शायद वो बदबूदार कीचड़ की वजह से मैं किसी तरह बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा और उस औरत के वापस से घूमने का वेट करने लगा। पर इस बार तो वो औरत अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। फिर काफ़ी देर तक वो औरत एक ही जगह पर खड़ी रही। फिर वो अपने सिर के बाल नोच नोच कर जमीन पर फेंकने लगी और फिर उसे अपने सिर के बाल तोड़कर नीचे फेंकता देख मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। फिर कुछ देर में उस औरत ने अपने आधे बाल नोचकर जमीन पर फेंक डाले। फिर जब मैंने जमीन पर पड़े उन बालों को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि वो जमीन पर पड़े बाल नुकीले कांटों में बदलते जा रहे हैं और साथ ही मेरी तरफ चले आ रहे हैं। मैं समझ गया कि अगर यहाँ से मैं जल्दी नहीं निकला तो मेरा हर्ष दर्दनाक होगा। लिहाजा मैं वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगा, पर चारों तरफ की ज़मीन तो दलदली हो गई थी। ऐसे में वहाँ से भागने का मतलब था कि ज़मीन में दफन हो जाना। ऊपर से अब कांटों में बदले उस औरत के बाल भी अब बेहद करीब आ चुके थे, जिस वजह से मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से उठा और दूसरी तरफ भागा। पर कुछ कदम चलते ही मेरे पाँव उस दलदल में फंस गए। मैं डर से चीखने चिल्लाने लगा। वहीं वो चारों बदमाश अभी भी वहीं खड़े होकर मेरे को दूर से ही देखे जा रहे थे और इधर मैं धीरे धीरे कमर तक उस दलदल में धंस चुका था। तभी मुझे ख्याल आया कि शायद इस काले पत्थर को अगर मैं छोड़ दूं तो बच जाऊंगा, और ये सोचकर मैंने उस काले पत्थर को वापस से उस कब्र के पास फेंक दिया। उस काले पत्थर को फेंकते वो दलदली ज़मीन फिर से नॉर्मल हो गई, पर मैं कमर तक ज़मीन में धंसा ही रहा और वो औरत भी अब फिर से उस कब्र के चारों तरफ घूमने लगी। और जब मैंने उन बदमाशों की तरफ देखा तो अब वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब किसी तरह मुझे ज़मीन से बाहर निकलना था और मैं अपने दोनों हाथों से ज़मीन खोदने लगा, पर कुछ ही देर में मेरे उंगलियों में दर्द होने लगा। अब तक मैं कमर से कुछ नीचे तक खोद चुका था, पर अब और चाहकर भी नहीं खोद सकता था। इसी बीच जब मेरा ध्यान उस औरत पर गया जो उस कब्र के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, तो मैंने पाया कि अब वो उस कब्र के चक्कर नहीं लगा रही है। हालांकि वो उस कब्र के पास अपना सिर झुकाए वहीं पर बैठी हुई है। अभी मैं उस औरत की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से बारिश होने लगी, और देखते ही देखते इतनी ज़ोरदार बारिश होने लगी कि कुछ ही देर में वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ने लगी। और मिट्टी को ढीला पड़ता देख मैंने अपना बचा कुचा पूरा दमखम झोंकते हुए एक बार फिर मिट्टी को अपने हाथ से खोदने लगा। चूँकि मिट्टी अब काफ़ी ढीली पड़ चुकी थी, जिस वजह से मैं बड़ी आसानी से मिट्टी हटाए जा रहा था। मैं बस ज़मीन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी वो औरत
ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अब मैं उसे साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ। तभी मुझे एहसास हुआ कि बारिश के चलते वो बदबूदार कीचड़ मेरे शरीर से धुल गया है, जिस वजह से अब वो मेरी गंध पाकर वो मेरे पास आ गई है। इससे पहले वो कुछ करती कि मैं झट से बाहर निकला और वहां से तेजी से भागा। बारिश की वजह से वो जगह किचकिची और फिसलनदार हो गई थी, जिस वजह से मैं तेज नहीं भाग पा रहा था। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मेरा पांव फिसला और मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। गिरते मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी गहरे गड्ढे में था, जिसमें बहुत सारे इंसानी कंकाल भरे हुए थे। उन इंसानी कंकालों को देखकर मुझे ये लगा कि मेरा भी शायद यही हर्ष होने वाला है। वैसे भी उस गहरे गड्ढे से मैं चाहकर भी नहीं निकल सकता था। हालांकि मैंने काफ़ी आवाज़ें दी, ये सोच कर के शायद कोई मदद के लिए आ जाएगा, पर मैं आवाज़ देते देते थक गया, पर वहाँ पर कोई नहीं आया। शायद मेरी आवाज़ उस गहरे गड्ढे से बाहर ही नहीं जा पा रही थी। फिर जब सुबह हुई तो मुझे लगा कि शायद अब कोई आ जाएगा, पर वक्त बीतता रहा और सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, पर कोई नहीं आया और अब मेरा गला भी चीख चीख कर बैठ गया था। तभी उस गहरे गड्ढे में एक और आदमी आकर गिरा और फिर जब मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने पाया कि वो बेहोश है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गया और उसके होश में आने का वेट करने लगा। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद जाकर उसे होश आया और होश में आते ही वो आदमी चीखने चिल्लाने लगा। वो भी मेरी तरह ही डरा हुआ था। मैंने किसी तरह उसे शांत किया और फिर जब वो शांत हुआ तो उसने बताया कि उन्हीं बदमाशों ने उसे उस कब्र से वो काला पत्थर लाने के लिए मजबूर किया है। वो पत्थर तो नहीं ले पाया, पर उस औरत के हत्थे जरूर चढ़ गया था। वहीं मुझे अभी तक ये सारा माजरा समझ में नहीं आ रहा था और साथ ही उस गहरे गड्ढे से निकलने का भी कोई तरीका नहीं सोच रहा था। पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला था कि तभी उस आदमी को उस गहरे गड्ढे में एक बड़ा सा बिल नजर आया, जो कि हड्डियों के पीछे छुपा हुआ था। उस आदमी को लगा कि यही बाहर निकलने का रास्ता है और ये सोचकर वो आदमी उस बिल में घुटनों के बल सरकता हुआ अंदर चला गया। और वहीं मैं ये सोचने लगा कि अगर ये सच में इस गड्ढे से निकलने का रास्ता है तो फिर इतने सारे लोगों के कंकाल यहाँ पर क्यों हैं? ये लोग इस बिल के रास्ते बाहर क्यों नहीं निकले? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। उसकी चीख सुनते ही मैं उस बिल से दूर हट गया। मैं अभी यही सोच रहा था कि उस आदमी के साथ क्या हुआ कि तभी उस बिल से उसी आदमी का कटा हुआ सर लुढ़कते हुए बाहर की तरफ आ गया। उस आदमी का कटा हुआ सर देखकर तो मैं डर के मारे उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि उस गड्ढे के बाहर से कोई झांक रहा है। इससे पहले मैं उस आदमी को आवाज़ देता कि उस आदमी ने आवाज़ देते हुए कहा, तुम अकेले ही बचे हो या फिर और कोई भी है? मैंने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मेरे इतना कहने के कुछ देर के बाद ही उस आदमी ने एक रस्सी नीचे फेंकी, जिसके सहारे से उस आदमी ने मुझे उस गड्ढे से बाहर खींच लिया। जब मैं गड्ढे से बाहर आया तो मैंने पाया कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बस का कंडक्टर है, जो उस रात मुझे बस डिपो पर उतरने की सलाह दे रहा था। और मैंने उस वक्त उसकी बात ना मानकर अपना ये हाल कर लिया। खैर उस वक्त उस कंडक्टर ने मुझे वहाँ से निकाला और सीधे बस डिपो ले गया और पहली बस से मुझे वहाँ से रवाना कर दिया। हालांकि मैंने उस कंडक्टर से उस कब्र के चक्कर लगाने वाली औरत और काले पत्थर के बारे में पूछा तो कंडक्टर ने बात टालते हुए कहा, भाई साहब अभी आप जाओ और फिर कभी इस किस्से को जानने का मन हो तो आप यहीं आ जाना, मैं आपको सारी बात फुर्सत से बता दूंगा। वैसे आपकी किस्मत अच्छी रही, वरना उस गड्ढे से शायद ही कोई जिंदा बाहर आता है। खैर उस वक्त भी मैं काफ़ी डरा हुआ ही था, इसलिए मैं चुपचाप लौट आया। पर अब इस हादसे को बीते काफ़ी वक्त गुजर चुका है और मेरा मन कर रहा है कि मैं उस औरत और काले पत्थर का राज एक बार ज़रूर मालूम करूं। पर अभी मेरा छिलवाड़ा बस डिपो जाना नहीं हुआ है, पर अगर मैं भविष्य में कभी गया तो ज़रूर पता करूंगा कि आखिर वो भला क्या है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।